और आज हम देखेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स वाले वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि मेकामारू यानी कोकिची ही वो गद्दार था जो कि गेतो और माहितो को सारी खबरें दे रहा था। बदले में माहितो अपनी टेक्निक से कोकिची के शरीर को ठीक कर देता है, लेकिन फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है। कोकिची अपने सबसे बड़े कोलोसल मेकामारू को बाहर निकालता है और वो इसी के हेड के अंदर बैठा था। वो जानता था कि अगर उसे जिंदा बचना है तो उसे किसी भी तरह गोजो से कांटेक्ट करना होगा। कोकिची ने अपनी 17 सालों की कर्स एनर्जी सेव करके रखी थी, जिसका यूज करके वो माहितो को हराने का सोचता है। अब कोकिची 1 साल जितनी कर्स एनर्जी का यूज करके माहितो पर अल्ट्रा कैनन से ब्लास्ट करता है, जिससे आधा ब्रिज तबाह हो जाता है। लेकिन माहितो किसी तरह उसके ब्लास्ट से बच जाता है और भागने लगता है। कोकिची जानता था कि वो अपने कैनन अटैक से माहितो की सोल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो उस पर ढेर सारे पंचेस मारता है, लेकिन माहितो उन सब से बच जाता है। फिर कोकिची 2 साल की कर्स एनर्जी यूज कर उस पे मिरेकल कैनन से अटैक करता है, लेकिन माहितो अपने शरीर को मछली जैसा बनाकर पानी में चला जाता है और फिर बाहर निकलकर मेकामारू को जोरदार पंच मारता है और एक चिड़िया बन के उड़ने लगता है। कोकिची जानता था कि माहितो आराम से उसका आर्मर तोड़कर उस तक पहुंच सकता है, इसीलिए अब वो अपने एक सीक्रेट वेपन का यूज करेगा। वो एक कैप्सूल को कैनन में डालता है जिसमें उसकी एक कर्स्ड टेक्निक थी, लेकिन वो इसका इस्तेमाल 4 बार ही कर सकता है। इसके बाद वो माहितो की तरफ निशाना लगाकर उस कैप्सूल को शूट करता है, जो कि बुलेट की तरह माहितो के कंधे पर जाकर लगता है। माहितो को लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर उसका पूरा हाथ ही गुब्बारे की तरह फूल कर फट जाता है। इसके बाद मेकामारू माहितो को एक जोरदार लात मारता है, जिससे वो बहुत दूर जंगल में जाकर गिरता है। माहितो को यकीन नहीं होता कि कोकिची ने उसकी सोल को चोट पहुंचा दी। मेकामारू फिर से उसे मारने आता है, लेकिन माहितो वापस एक चिड़िया बनकर उड़ जाता है। कोकिची सोचता है कि माहितो का हाथ इतनी जल्दी रीजेनरेट कैसे हो गया। शायद माहितो अपनी सोल का शेप बदलकर ऐसे दिखा रहा है कि वो ठीक है, यानी कि उसका कैप्सूल काम कर रहा है। ये तो भी कोकिची की ये टेक्निक देखकर इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है कि कोकिची एक स्पेशल ग्रेड जितना पावरफुल लग रहा है। अब देखना ये है कि इनमें से कौन जीतेगा। अब कोकिची अपनी 5 साल की कर्स एनर्जी डालकर पिजन वियोला अटैक करता है, जिससे मेकामारू में से 5 एनर्जी बीम्स निकलती हैं। ये एनर्जी बीम्स अपने टारगेट पर लगने के बाद ही ब्लास्ट होती हैं और इनसे बचने के लिए माहितो ढेर सारे जानवरों के रूप लेता है और जंगल में भागने लगता है, पर वो बीम्स उसका पीछा नहीं छोड़ती। माहितो अब उड़ते हुए मेकामारू के सामने ही आ जाता है। उसे पता नहीं था कि मेकामारू के कौन से हमले उसके लिए घातक हैं, इसीलिए उसे भागना पड़ रहा था। लेकिन फिर वो अपने हाथ को एक ब्लेड जैसा बनाकर मेकामारू के वायर्स काट देता है, जो कि उसके हेड से कनेक्टेड थे, और कई सारे बीम्स मेकामारू के पीछे जाकर ही ब्लास्ट हो जाते हैं। मगर फिर भी मेकामारू माहितो को एक मुक्का मारकर जंगल में फेंक देता है। कोकिची को अब यकीन हो गया था कि वो माहितो को मार सकता है, तो वो फिर से कैप्सूल को लोड करता है और माहितो पर शूट करने लगता है। माहितो की अब जान भी जा सकती थी, इसीलिए वो बिना देर किए अपना डोमेन एक्सपेंशन कर लेता है, जिसका नाम है सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन, और वो ढेर सारे हाथों से मेकामारू को जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद माहितो आइडल ट्रांसफिग्यूरेशन करके कोकिची को जान से मार देता है। डोमेन के अंदर माहितो इस टेक्निक को बिना उस इंसान को छुए भी यूज कर सकता है। इसके बाद मेकामारू बंद होने लगता है। माहितो बताता है कि कोकिची को लगा होगा कि वो अपनी कर्स एनर्जी बचाने के लिए अपना डोमेन एक्सपेंशन नहीं करेगा, लेकिन शिबुया इवेंट को अभी 10 दिन बाकी हैं और तब तक वो आराम से रिकवर कर लेगा। अब माहितो को लगता है कि वो जीत गया और वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोकिची अब भी जिंदा है और उसके पास 2 कैप्सूल्स बचे हैं। कोकिची बोलता है कि ये टेक्निक हाइनेन एरा में बनाई गई थी, जब कर्स्ड स्पिरिट्स की तादाद बहुत ही ज्यादा थी। ये टेक्निक एक गुरु ने अपने शिष्यों को बताई थी ताकि वो जिंदा रह सकें। इस टेक्निक के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते और असल में ये टेक्निक दूसरों को डोमेन से बचाने के काम आती है। अब मेकामारू वापस उठता है और माहितो को उस कैप्सूल से स्टैब कर देता है। कोकिची की इस नई टेक्निक का नाम था न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन। इसे कमजोरों का डोमेन भी कहा जाता है। दोस्तों, ये वही टेक्निक है जो कि मीवा यूज करती है। इसे एक एंटी डोमेन टेक्निक भी कहा जाता है।
ये यूजर के चारों तरफ एक बैरियर बना देती है, जिससे उन पर किसी के भी डोमेन एक्सपेंशन का असर नहीं होता। ये टेक्निक कोकिची ने सिर्फ मीवा को देखकर ही सीख ली थी और सिंपल डोमेन की वजह से ही माहितो कोकिची का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब कैप्सूल के कारण माहितो का पूरा शरीर ही फट जाता है और उसका डोमेन भी तुरंत खत्म हो जाता है, जिससे कोकिची को लगता है कि उसने माहितो को मार डाला। गेतो कोकिची का सिंपल डोमेन देख उससे इम्प्रेस हो जाता है। डोमेन के अंदर तो गोजो पर भी अटैक जाकर लगते हैं, लेकिन इस टेक्निक से ऐसा नहीं होता। अब कोकिची गेतो के पास उससे लड़ने आ जाता है। कोकिची के पास अब भी एक सिंपल डोमेन और 9 सालों की कर्स एनर्जी बची हुई थी। उसे यकीन था कि वो गेतो से भी जीत सकता है और फिर वो सभी से वापस मिल पाएगा, लेकिन उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं और माहितो उसके मेकामारू में घुसकर उस पे हमला कर देता है। कोकिची को यकीन नहीं होता कि माहितो अब तक जिंदा कैसे है। फिर वो खुद बचने के लिए एक छोटे मेकामारू को सामने बुलाता है। उसके पास अब भी एक डोमेन कैप्सूल बचा हुआ था, जिसे वो अपने हाथों से माहितो में घुसाएगा। मेकामारू अब माहितो से लड़ते हुए कोकिची के लिए रास्ता साफ करता जाता है। मेकामारू माहितो के पास आते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन फिर उसके पीछे से कोकिची माहितो पर हमला करता है। लेकिन इससे पहले वो माहितो को स्टैब करता माहितो कोकिची को छू लेता है और लड़ाई खत्म हो जाती है। इधर क्योटो हाई स्कूल में मीवा अब भी मेकामारू के पास बैठी हुई थी, जो कि उसके हिसाब से सो रहा था। मीवा बोलती है कि वो उससे मिलना चाहती है। वो काफी खुश है कि एक्सचेंज इवेंट के बाद से वो सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे के करीब आ गए हैं, लेकिन वो मेकामारू के और भी करीब आना चाहती है, इसीलिए वो जल्दी उसके असली शरीर से मिलने आएगी। लेकिन मीवा को क्या पता था कि उसका प्यारा क्लासमेट कोकिची मारा जा चुका है और मेकामारू अब कभी नींद से नहीं जागेगा। इधर माहितो और गेतो वापस जाने लगते हैं। गेतो बोलता है कि ये लड़ाई तो काफी खतरनाक थी, जिस पर माहितो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसने कैप्सूल के असर से पहले ही जानबूझकर अपना शरीर फोड़ लिया था। फिर उसने अपना डोमेन भी हटा दिया, जिससे कोकिची को लगा कि माहितो मर गया है। लेकिन अब ये दोनों तैयार थे शिबुया के लिए और आज से 10 दिन बाद शुरू होगा मेन इवेंट। कहानी अब सीधा 10 दिन बाद 31 अक्टूबर में जाती है। आज हेलोवीन था और शाम के 7 बज रहे थे। हेलोवीन की वजह से शिबुया में आज कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। लोग कॉस्ट्यूम पहनकर सड़कों पे निकले हुए थे। 7 बजते ही यहाँ 40 मीटर के दायरे में कर्टेन बिछाया जाता है। सभी आम लोग इस कर्टेन के अंदर कैद हो गए थे और इन्हें बताया जाता है कि ये लोग तब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक कि सातोरू गोजो यहाँ नहीं आ जाता। इसके बाद हम देखते हैं कि लोगों की एक भीड़ को कोई अनजान चीज खींच लेती है। अब 15 मिनट्स में कर्टेन के चारों तरफ जुजुत्सु सॉर्सरर्स की टीम तैनात कर दी जाती है। टोक्यो मेट्रो के पास हम नानामी, मेगुमी और ताकुमा को देखते हैं। कियोटाका इन्हें बताता है कि उसके जैसे मैनेजर्स और जुजुत्सु सॉर्सरर्स आराम से कर्टेन के अंदर और बाहर आ जा सकते हैं, लेकिन आम लोग सिर्फ इसके अंदर जा सकते हैं पर बाहर नहीं आ सकते। कर्टेन के अंदर किसी तरह का सिग्नल नहीं है, तो इन्हें बात करने के लिए उसके जैसे मैनेजर्स का यूज करना होगा या तो पहले कर्टेन के बाहर आना होगा। ताकुमा मेगुमी को बताता है कि सिग्नल ब्लॉक होना कर्टेन का सिर्फ एक साइड इफेक्ट है, वो जानबूझकर ये नहीं कर सकते, पर मेगुमी ये पहले से ही जानता था। नानामी अब पूछता है कि गोजो क्या करेगा। दूसरी तरफ हम टीम नंबर 2 को देखते हैं, जो है माकी, नोबारा और नाओबितो जेनिन, जो कि एक स्पेशल ग्रेड 1 है और जेनिन फैमिली का हेड है। इनकी मैनेजर अकारी इन्हें बताती है कि जो लोग कर्टेन से भागने की कोशिश कर रहे थे वो रोते हुए एक ही चीज कह रहे थे कि गोजो को लेकर आओ। नाओबितो कहता है कि आम लोगों को गोजो का नाम कैसे पता, उन्हें ऐसा कहने पर जरूर मजबूर किया गया होगा। अकारी बोलती है कि इस कर्टेन को बाहर से तोड़ना नामुमकिन लग रहा है। जिस भी कर्स यूजर ने इसे बनाया है उसे मारने से ही यह कर्टेन टूट सकता है। माकी पूछती है कि क्या ये काम उन्हें करना है, जिस पर अकारी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, उन सबको बाहर रहकर सिर्फ नजर रखनी है। शिबुया के साउथ में हम पांडा और अत्सुया की टीम देखते हैं। अत्सुया एक ग्रेड 1 सॉर्सरर और टीचर है। अत्सुया बोलता है कि इन सब के पीछे जरूर वही अपराधी होंगे जिन्होंने स्कूल इवेंट में हमला किया था। हायर अप्स ने डिसाइड किया है कि सिर्फ गोजो ही कर्टेन के अंदर जाकर फटाफट दुश्मनों को मारेगा और बाकी लोग कर्टेन को चारों तरफ से घेर लेंगे, ताकि अगर कोई दुश्मन गोजो से बचकर भागने की कोशिश करे तो ये लोग उसे पकड़ लें। ये सभी यहाँ स्टैंड बाय पर रहेंगे और मैमे की टीम भी दूसरी तरफ खड़ी है। पांडा कहता है कि उन्हें सॉर्सरर्स के मरने की चिंता होगी, लेकिन आम लोगों के मरने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अत्सुया पांडा को समझाता है कि ये पिछले साल के डीमन परेड से अलग है, क्योंकि इसके बारे में इन्हें पहले से नहीं पता था, तो उसके हिसाब से हायर अप्स ने सही फैसला लिया है और वैसे भी उसने अंदर झांक के देखा है
अंदर काफी शांति है, लोग डरे हुए हैं, लेकिन कोई कर्स उन्हें मार नहीं रहा है। और वैसे भी अत्सुया अंदर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके हिसाब से अंडरग्राउंड में कुछ स्पेशल ग्रेट कर्स छुपे हुए हैं। इसके बाद हम कर्टेन के अंदर देखते हैं जहाँ लोग घबरा रहे थे और सातोरू गोजो को अंदर भेजने की डिमांड कर रहे थे। इन्हें पता भी नहीं था कि गोजो आखिर है कौन, पर उसके आने तक ये यहीं फंसे रहेंगे। इनके मोबाइल पर कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था। एक आदमी बोलता है कि उसने लोगों की भीड़ को एक स्टेशन के अंदर खींचते हुए देखा था। वो लोग जरूर किसी बड़े खतरे में हैं। और तभी ठीक 7:31 पर गोजो कर्टेन के अंदर आ जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, शिबुया मेन इवेंट शुरू हो चुका है। आखिर गेतो और माहितो का प्लान क्या है? क्या गोजो अकेला इस प्रॉब्लम को हल कर पाएगा? यूजी कहाँ पर है? क्या हमें यूता भी यहाँ देखने को मिलेगा? इन सवालों के जवाब हमें देखने को मिलेंगे अगले एपिसोड्स में। दोस्तों, आगे के एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाले हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी मिस ना करने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।